ये होगा ठीक है। चलो एग्जांपल क्या था आपका डाउट चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल फिजिक्स एमएमपी लिखते हैं सॉल्व कर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड 3 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या? हाँ पढ़ो। शो दैट वेक्टर ए बी वेक्टर 6 के गैप हाँ 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 mutually perpendicular। म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे को म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर। 3 वेक्टर्स दिए हैं और हमें दिखाना ये है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर लाइक दिस इज ए दिस इज बी सी ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इनके बीच का एंगल क्या है? अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो उनका कौन सा वाला प्रोडक्ट 0 होता है? डॉट या क्रॉस। तो अगर मैं a बार डॉट b बार निकाल इसको कैलकुलेट करूं, अगर मेरा आंसर 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूं? a और b परफेक्ट। अगर मैं b बार डॉट c बार निकाल आंसर अगर क्या है 0 तो मैं क्या बोल सकता हूं? b और c परफेक्ट। अगर मैं बोलूं a बार डॉट c पर 0 आ रहा है तो a और c a b को परपेंडिकुलर है, b c को है, a c को है, मतलब क्या होगा? तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या करना है? ये 0 लिखना है। तो हो गया तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलो करो सॉल्व। ये करो सॉल्व। a बार डॉट b बार निकालो। करना क्या समझना है? देखो हमें पूछा क्या है, हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं। दे आर गिवन 3 वेक्टर्स। दे हैव टू शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अगर ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो एक दोनों a और b एक दूसरे को परपेंडिकुलर। सो अगर a और b परपेंडिकुलर है देन द डॉट प्रोडक्ट इज 0। आपको दिखाना क्या है? इसका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना। कैलकुलेट करो 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा। a और b परपेंडिकुलर यहां से b और c परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। a और c परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? तीनों परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकाल जाता है क्या? सीधा निकलता है। तो करो ट्राई। ट्राई करो, नहीं आया तो मैं करा के दूंगा। खुद से करो पहले। मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग चेक करो अपने अपने आंसर। पहले a बार डॉट b बार आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला है शो का मतलब आई बेस करके देख। a डॉट b ऐसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 into 3 इनको नहीं पता वो लोग देखो। a डॉट b कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 into -6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर आएगा?
2 3 6 minus 18 plus 12 you आना चाहिए बार है so this implies a bar is perpendicular to b bar इसका मतलब क्या हो गया a और b हमें तीनों निकालना है तो अभी हम ये भी करें इसको भी करो क्या है सिंगल लाइन bc इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 into 6 plus minus 6 into 2 plus 2 into minus अगर 0 थर्ड वाला भी क्या है 0 ही आएगा सर 0 आना चाहिए सारे का समझ में वो समझ सेम तो स्टेप बता देखो ये पर एक बी डॉट सी अब ये हंस गए डॉट म्हणजे काय करायचं I आणि I चे जे नंबर्स आहेत अच्छा ठीक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ये समझ में आएगा कैसे अच्छा ठीक है देखो हमें क्या दिखाना है वो देखो लुक एट द फर्स्ट हमें बताना है कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कैसे दिखा सकते हैं एक तो आप एंगल दिखाने के दिखा सकते हैं लंबा प्रोसीजर हो जाएगा दूसरा आपको एक रूल पता है कि अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दिया मतलब ये परपेंडिकुलर है एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन डॉट ठीक है दूसरा तरीका क्या है फाइंड द एंगल एंगल निकालो एंगल 90 90 90 आएगा और आप बोलोगे 90 आ रहा है मतलब तो वो ऐसा प्रोसीजर हो जाएगा ये शॉर्टकट तो हमने शॉर्टकट ठीक है ओके आया सभी को समझ में आया नेक्स्ट डाउट पूछो कौन सा हो गया सारे इंटीग्रेशन शुरू करें अच्छा मुझे आपको एक चीज पढ़ाना मैं भूल गया हाँ फंक्शनल मेथड पढ़ाना एक छोटा सा मेथड जो पढ़ाया फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर ऐसा है तो क्या करना चेन रूल बोलते हैं नेक्स्ट हेडिंग दे दो चेन रूल चेन रूल फंक्शन और फंक्शन अगर है तो यहाँ पर हमें चेन रूल करना है f of g of x इसका एग्जांपल लेता हूँ sin of x square x square is a function yes or no sin is a function sin of x square is function of function function का function ठीक है ये एक एग्जांपल हो गया फिर cos of e raised to x is a function log of cos x is a function log भी है cos भी है दो फंक्शन फंक्शन के ऊपर फंक्शन ऐसे केसेस या फिर x raised to x ये भी फंक्शन है ना ये मैच में पढ़ाया जाएगा
दिखने में सिंपल लगता है। So this is also function. दूसरा एग्जांपल लेते हैं। tan of sec x is a function. Function of function. इसको बोलते हैं functional form. Functional form. ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन है तो डेरिवेटिव कैसे निकालें उसके लिए ये तो रूल क्या है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से पढ़ा, ठीक है, रूल का स्टेटमेंट मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। ये वाला करते हैं, फाइंड dy by dx if y is equal to sin of x square। ये आपका क्वेश्चन है। मैथ्स में आपको थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, मैं शॉर्टकट पढ़ा, फिजिक्स में जितना चाहिए उतना पढ़ेंगे, है ना। ये मेरा फंक्शन दिया है, क्या है, sin of x square। ये sin है और उसका x square मतलब यहाँ पर हमारा x कोई तो फंक्शन है जिसका स्क्वायर भी होता है ना। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन g of x इसको बोलेंगे, x square of x, so it is f of g of x, ये वाला फॉर्मेट। तो क्या करेंगे, वी विल यूज चेन रूल। ये है आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। चेन रूल क्या है, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई दैट बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर कैसे करेंगे, dy by dx इक्वल बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, बाहर वाला फंक्शन कौन है, sin का डेरिवेटिव बताओ, cos ब्रैकेट में x स्क्वायर, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये स्टेप समझा, वापस से बताओ। चेन रूल का पहला स्टेप क्या है, कि वी हैव फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो ऐसे में क्या करेंगे, दिस इज आउटर फंक्शन, दिस इज इनर फंक्शन, सो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय इनर फंक्शन का, दिस इज चेन रूल। आउटर फंक्शन कौन सा, sin, sin का डेरिवेटिव cos, ये एज इट इज रखना है, इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब अगली स्टेप क्या, इसको एज इट इज रखो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2x, तो आंसर क्या आ गया, 2x cos x स्क्वायर, दिस इज आंसर, ये आंसर है ना। और कुछ प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझने के लिए भी, और एग्जांपल्स देखिए, और एग्जांपल्स सॉल्व थोड़ा सा प्रैक्टिस देख लो। हो गया, एक बार लिखते हैं एग्जांपल, ये वाला है, y equal to cos of e raised to x, find dy by dx, कंप्लीट फॉर्मूला है ना सबके पास, सो सॉल्यूशन dy by dx इक्वल टू आउटर फंक्शन कौन सा है पहले बताओ, इनर फंक्शन कौन सा है, e raised to x, इनर फंक्शन है e raised to x, आउटर फंक्शन है cos x, cos है ना, तो cos का डेरिवेटिव क्या, माइनस sin, अंदर यही लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन है तो माइनस sin e raised to x, ऐसे e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो गया आंसर, सिंपल है बच्चों, इसका आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस e raised to x sin e raised to x, क्योंकि ये e raised to x इसका पॉपुलेशन है और ये अलग से कह सकते हैं, आया ध्यान में सभी को, सिंपल है, क्या याद रखना है, बाहर का फंक्शन
into अंदर का फॉर एग्जांपल लेते हैं like f of x equal to e raised to cos x find f dash of x ये क्वेश्चन है आपका f of x is e raised to cos x find f dash of x ओके ये वाला मैंने f dash of x मतलब डेरिवेटिव आउटर फंक्शन कौन सा है e raised मतलब ये एक्सपोनेंशियल इज योर आउटर फंक्शन cos x अंदर वाला फंक्शन तो पहला स्टेप क्या होता है आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x होता है e रेज़ टू cos x का डेरिवेटिव e रेज़ टू cos x इनटू अंदर वाला फंक्शन क्या है उसका डेरिवेटिव समझे तो आंसर क्या आएगा इसका माइनस sin x इसका e रेज़ टू cos x है इसमें क्या समझे तो आपको इसमें क्या समझना है बाहर कौन सा फंक्शन है ये समझ में आ गया तो आप कर सकते एक और एग्जांपल ये वाला नहीं ये थोड़ा सा टफ है log of x square plus 3 ये सिंपल है फाइंड dy by dx आउटर फंक्शन कौन सा है अंदर वाला फंक्शन कौन सा है गुड बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का फाइंड चलो सुनो हो गया आउटर फंक्शन इज log तो log x का डेरिवेटिव क्या था तो ये 1 अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 log x का 1 अपॉन x तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 का 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर प्लस और डेरिवेटिव किसका x स्क्वायर प्लस 3 नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर किस रहेगा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 so this will be 2x upon x square plus 2 ये आएगा आपका तो डिफिकल्ट 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0
1 बाय एक्स नहीं, 1 बाय ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है x है तो x लिखो और x का प्लस x कर दो। इसलिए तो फॉर्मूला दिया है, इसलिए तो एग्जांपल है ना। ये log ऑफ ये वाला ln log ऑफ tan x आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन tan। कल ये फॉर्मूला है, सामने रख के सॉल्व करो। फॉर्मूला सामने रखो, एंड हो गया। दोनों पे शुरुआत की एक तरह की हां सेम ही तो लॉजिक लगा। एग्जांपल इसलिए तो देना आप लॉजिक समझो उसका क्या है। ऑनलाइन कौन कौन है? कोई नहीं। चलो इसको करते हैं dy by dx log x का 1 upon x log of tan x का 1 upon tan x into डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है ये हो जाएगा sec square x upon tan x। और इसको और करना है तो कर सकते हैं, एज इट इज अगर पेनो रखने को आप सिंपलीफाई कर सकते हो, होता होगा तो ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, सिंपल। तो ऐसे कर सकते हैं, फंक्शनल फॉर्म आ गया तो कर लोगे। इतना एडवांस क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा कॉलेज के एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स। मैंने जितना कराया है उसका समझ लो 10% मैंने आपको पूरा कराया पढ़ लिया, ठीक है। स्टिल ये मैथ्स के लेवल से काफी नीचे है, मैथ्स में जो पढ़ाया जाएगा वो इससे भी ज्यादा है। अभी हम लोग अपने काम की चीज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा इसका डेरिवेटिव का एक एग्जांपल लेता हूं फिजिक्स से, एग्जांपल है फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल फ्रॉम फिजिक्स, डेरिवेटिव एग्जांपल फिजिक्स। अब तक मैंने जो पढ़ा है वो मैथ्स पढ़ा है, तो फिजिक्स का एग्जांपल देखो। क्वेश्चन, a particle moving along x-axis, particle is moving along x-axis, x coordinate is given by x equal to 3t square plus 4t plus minus, its coordinate is given by 3t square plus 4t minus. Find velocity of particle at time t equal to 2 seconds. Yeah, ठीक है। तो आपको पोजीशन का फंक्शन दिया है, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लुक एट दिस, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन कोऑर्डिनेट x है एंड इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी पूछा है, पोजीशन दिया है, वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये आपको पता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। सो dx by dt, यहाँ पर एक और डेटा होना चाहिए, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से नहीं है तो थोड़ा सा इसमें और एडिशनल मैथमेटिक्स आता है, हम लोग देख सकते हैं। सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो dy by dt ऑफ, मतलब कि टाइम डेरिवेटिव होता है, वेलोसिटी इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये है फॉर्मूला 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। इसका डेरिवेटिव बताओ चलो जल्दी से। 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 4t का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया वेलोसिटी। क्या ये आंसर है क्या, ये आंसर नहीं है। क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड पे कितना होगा, ये तो फंक्शन है। तो 2 सेकंड पे कितना होगा, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी इक्वल टू 6 t की जगह कितना करेंगे 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 3। अगर ये मीटर्स में है और अगर टाइम सेकंड्स में है तो आंसर आएगा मीटर। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास पोजीशन का फंक्शन है। तो ये फिजिक्स का एप्लीकेशन हो गया, तो हमने पढ़ा फिजिक्स में इसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव टॉपिक खत्म, जो मैथ में 1 से 1.5 महीना लगता है उसको हमने 1-2 लेक्चर में खत्म किया। तो आप समझ लो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, ठीक है। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ और बेसिक चीजें, if my displacement is on this axis, time is on this axis, और अगर ये ऐसा कोई फंक्शन बनता है x और t का जैसे यहाँ पर दिया है, तो if you find derivative at a given time t equal to let us say 2 सेकंड, so derivative का मतलब क्या है, you are finding slope of tangent, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, you are finding slope of tangent to the graph and clear है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। चलो और जाते हैं आगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या बताएगा, एक काम करो मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दे देता हूं और प्रैक्टिस कर लो इसकी डेरिवेटिव प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। पहला लॉग ऑफ cos x, अगर कर लिया होगा तो रिपीट मत करना, cos of log x is tan of x square plus x plus 3 e raised to tan x e raised to x square sin of x into x square plus 3x plus 2। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, टू इक्वल लगा cos of x upon e raised to x tan of x upon x square plus x plus, इतने लोग इनका डेरिवेटिव करते हैं, हर एक एग्जांपल का डेरिवेटिव सॉल्व करोगे। ऊपर वाले कुछ फंक्शनल है और नीचे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एग्जांपल है, तो मैं इन करेक्ट से बात आज देख
आपल्याला फक्त ते मेकॅनिझम सिम्प्लिफाय करता येतं. तुम्हाला माहिती आहे ट्रिग्नोमेट्री कशी वापरतात, ठीक आहे. मॅथ मध्ये तुम्हाला ती इक्वेशन तर तिथे पण तुम्हाला तेच करायचं. सो व्हॉट आय वांट इज तुम्हाला ती प्रोसेस समजली पाहिजे. दिस इज द फॉर्म्युला, दिस इज हाऊ टू यूज. तेवढं समजलं सगळ्यांना? हे एक्झाम्पल ते एक्सपेक्ट दॅट इज ऑब्जेक्टिव्ह. आपला ऑब्जेक्टिव्ह काय? फॉर्म्युला कसा वापरायचा ते समजलं पाहिजे. फिजिक्स मध्ये जास्त सिम्प्लिफिकेशन नाही, जास्त एवढे घाण्याचे फंक्शन्स पण नाही. फिजिक्स मध्ये असे फंक्शन्स कुठे इरेस्पेक्ट सुद्धा नाही. तो डोंट फिजिक्स मध्ये टफ येणार नाही, सोपा सोपा आहे, ठीक आहे. तो ते जास्त काही टेन्शन नाही घ्यायचं की हे असं काय. तिथं मी मॅथ्सचे एक्झाम्पल्स दिले तुम्हाला, ठीक आहे. तर आपण पुढे जाऊया इंटिग्रेशन कर. टाइम किती झाला? अच्छा, डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला काय सांगतो? डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन मिळते? व्हॉट डू वी अंडरस्टँड फ्रॉम फाइंडिंग द डेरिव्हेटिव्ह? काय इन्फॉर्मेशन मिळते डेरिव्हेटिव्ह? Yes. फंक्शन तर आपल्याला इक्वेशन बद्दल दिसतो. दिस इज द फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह काढला म्हणजे मिळालं काय? डेरिव्हेटिव्ह गिव्स यू रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. फंक्शन मध्ये कसा चेंज होतोय टाइमच्या अनुसार ते आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह गिव्स यू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. मग y कुठला पण फंक्शन असू शकतो, x कुठला पण फंक्शन असू शकतो. क्लियर? तो डेरिव्हेटिव्ह काय इन्फॉर्मेशन देतो? इट गिव्स यू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट. फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण गाडी चालवतो, हा, आणि सध्या 40च्या स्पीडने गाडी चालवतो आणि मी ऍक्सेलरेटर जोरात दाबलं, काय होणार? गाडीचा स्पीड वाढेल. सो टाइम सोबत स्पीड वाढते. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्पीड. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्पीड काय असणार मग? ऍक्सेलरेशन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वेलोसिटी काय असणार? ऍक्सेलरेशन. सो दिस इज हाऊ वी यूज डेरिव्हेटिव्ह. आलं लक्षात? डेरिव्हेटिव्हचं रिअल मीनिंग काय? इट गिव्स यू रेट ऑफ चेंज, ठीक आहे. आपल्या लाईफ मध्ये खूप ठिकाणी असे डेरिव्हेटिव्हचे फंक्शन्स असतात. लेट मी गिव्ह यू वन मोर एक्झाम्पल. आपला जो कोविड पेशंट असेल ना, कोविड इन्फेक्टेड पेशंट, so number of patients, it depends on how much patients are how much people that particular infected person is going in contact with. म्हणजे एखादा इन्फेक्टेड पर्सन आहे, तो लोकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये गेला, तर तो जेवढ्या लोकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये गेला तेवढ्या रेट ऑफ इन्फेक्शन म्हणजे नंबर ऑफ पेशंट्स पर डे तो वाढणार, ठीक आहे. आणि तो इन्क्रीज होण्यासाठी काय काय कंडिशन आहे? सो लेट अस से आय एम द इन्फेक्टेड पर्सन. मी मार्केटमध्ये बाहेर फिरायला चालते. मी जेवढ्या जास्त वेळासाठी बाहेर जाणार तेवढ्या जास्त लोकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार. ऑब्वियस गोष्ट.
सो जास्त टाइम इंटरवल राहिला ज्याच्यात मी बाहेर फिरतोय, आय एम द इन्फेक्टेड पर्सन, सो द नंबर ऑफ केसेस पर डे विल इन्क्रीज. सो याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने काय केलं, मॅथमॅटिकल मॉडेल तयार केलं सायंटिस्ट लोकांनी. त्यांनी गव्हर्नमेंटला सजेस्ट काय केलं, रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम इंटरवल इन विच द पीपल आर कमिंग आउट ऑफ द होम. मग त्यांनी काय केलं, नाईट कर्फ्यू लावला, मग दिवसा कर्फ्यू लावला, मग सकाळचे 3 तास बाहेर पडायचं, बाकीचा वेळ नाही बाहेर पडायचं. त्याचा फायदा काय झाला, विदिन दोज 3 hours द म्हणजे मी बाहेर जाणार, मी किती लोकांना भेटणार, मी जर 24 तासात एवढ्या लोकांना भेटणार असते तर 3 तासात डेफिनेटली मी कमी लोकांना भेटणार. सो द इन्फेक्टेड पर्सन विल कम अक्रॉस लेस नंबर ऑफ पीपल, सो दिस विल रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फेक्शन. तो डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व्ह करतात. जसे हे इक्वेशन असतात तसे डेरिव्हेटिव्हचे इक्वेशन्स असतात, त्याच्यामुळे डिफरन्शियल इक्वेशन, त्या डिफरन्शियल इक्वेशन्स क्रिएट केल्या जातात बेस्ड ऑन द स्टडी, बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडी, अँड देन त्यातनं मॉडेल तयार केला जातो की अच्छा एवढे तास ओपन ठेवलं तर एवढे पेशंट्स क्रिएट होऊ शकतात, प्रेडिक्शन. मग ऍक्च्युअल मध्ये जेव्हा तेवढे तास ओपन ठेवलं मग ऍक्च्युअल रिझल्ट होतात की किती लोक इन्फेक्ट झाले, मग मॅच करतात. हा आपला इक्वेशन, हे आपले ऍक्च्युअल रिझल्ट मॅच होत आहे का नाही होत आहे. सो देयर इज सम अदर फॅक्टर विच इज ऑल्सो प्रेझेंट आहे. मग तो फॅक्टर चेक केला जातो की तो कुठला फॅक्टर आहे, एज आहे का, ह्युमिडिटी आहे का, टेम्परेचर आहे, कुठला, देयर आर मेनी फॅक्टर्स. सो अशा पद्धतीने डेरिव्हेटिव्हचा यूज केला जातो. ठीक आहे. सो these are the examples, real life examples जिथे आपण हे डेरिव्हेटिव्ह वापरतो. रेट ऑफ चेंज. ठीक आहे. दुसरा एक एक्झाम्पल सांगतो. दही बनवायची असेल, दही बनवली का, दुधात काय करतो आपण, छोटीशी दहीचा एक छोटासा एक चमचा एवढं दूध जरी असेल त्याचा कढणी म्हणजे दही तयार होतो दुधाचा. सो इट्स अ केमिकल प्रोसेस. काय होतं त्याच्यात, वी ऍड बॅक्टेरिया. ठीक आहे. त्या बॅक्टेरियाला एक पर्टिक्युलर टेम्परेचर लागतं, 40 to 50 डिग्री सेल्सिअस. त्या टेम्परेचरला तो मॅक्सिमम त्याचा रेट ऑफ मल्टिप्लिकेशन असतो. एक बॅक्टेरिया मधनं अनेक बॅक्टेरिया तयार होतात, दॅट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ बॅक्टेरिया. सो ते प्रोसेस होण्यासाठी टेम्परेचर रेंज लागते. ठीक आहे. आणि त्या टेम्परेचर रेंजमध्ये व्हॉट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया, तो आपण डेरिव्हेटिव्हने काढतो. ठीक आहे. सो इफ यू नो सर्टन information from the experiment, you can predict how much will be the population of bacteria after some time. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही एक चमचा दही टाकला आणि त्याच्यात 1 मिलियन बॅक्टेरिया, इफ यू कुड कॅल्क्युलेट दॅट, तर तुम्ही हे काढू शकता की 24 तासानंतर त्या दुधामध्ये किती बॅक्टेरिया असतात. याचे दही बॅक्टेरिया तयार होतात, सगळं लॅक्टोबॅसिलस असतं. सो लॅक्टोबॅसिलस आणि थर्मोबॅसिलस produces oil. ठीक आहे. त्याचा जो ग्रोथ आहे that can be studied using this. ठीक आहे. आपण हे करणार आहे, आपण रिसर्च कंपनी करणार, आपण सिंपल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट डेरिव्हेटिव्ह. त्याचा यूज काय आहे आपल्या लाईफ मध्ये, त्याची काय गरज आहे, हे सगळं तुम्हाला सांगितलं. आणि तो नंबर ऑफ पेशंट्स कोविडचे वाढत होते कोविड, so that graph was like this. This is called exponential graph. तुम्ही जर म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली तर तुमची इन्व्हेस्टमेंट पण अशीच वाढते, आणि दिस इज गुड थिंग. आणि तुम्ही जर बँक एफडी मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली तर तुमची इन्व्हेस्टमेंट अशी वाढते. तो कुठला चांगला, बँक एफडी मध्ये पैसे ठेवायचे का म्युच्युअल फंड? ठीक आहे. तर मग मी आय एम नॉट म्युच्युअल फंड ऍडवायझर, मी ऍडवायझर subject to market is obviously, but this is the graph. तुम्ही बघू शकता नेटवर्क सगळे आहे, कुठले फंड बघा, फंडचा ग्राफ बघा, इट लुक्स लाईक दिस. कोविड पेशंट्स असे वाढतात. इथे एफडी मधला इंटरेस्ट मुळे जो आपली प्रिन्सिपल वाढते ती अशी. ऑब्वियसली दिस इज हाय रिस्क हाय रिटर्न, दिस इज लो रिस्क लो रिटर्न. हे जाऊ दे, बट सांगायचं नाही. सो दीज आर द फंक्शन्स जे आपल्या लाईफ, if you know their function, if you know the mathematics behind it, तो त्याचा आपण वापर करू शकतो आपल्या बेनिफिटसाठी. ठीक आहे. सो हा एक्सपोनेन्शियल ग्राफ ऑब्वियसली असा करता येणारच नाही. मग हा कसा केला जातो, हा असा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. जर हा फ्लॅट झाला म्हणजे रेट कमी झाला, रेट ऑफ इन्फेक्शन कमी झाली, काहीतरी कॉन्स्टंट नंबर ऑफ पीपल येतात, मग मध्येच परत रेट वाढतो. का वाढतो? कारण मग सगळे लिमिट शिफ्ट केले,
परत एक्सपोजर रेट वाढतो. जो इन्फेक्टेड पेशंट तो जास्त लोकांना भेटतो, लग्नाला जातो, पार्ट्या करतो. मग लग्नाला गेलं की मग तिथे 200-300 लोक आपल्याकडे असतात. मग एक पेशंट हा हजारांमध्ये एक पेशंट आरामात येतो आणि मग तो 1000 लोकांना इन्फेक्ट करतो. And then this graph again increases. So it is all differential equation all about derivative. चला आता आपण इंटिग्रेशन करूया. डेरिव्हेटिव्ह काय हे कळालं. So derivative काय इन्फॉर्मेशन देतो आपल्याला. What do we get information from the derivative? Rate of change. Whether it is increase or decrease. Increase पण असू शकतो, decrease पण असू शकतो. ठीक है. But that is rate of change. Rate of change होता है. ठीक है. सो फंक्शन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ये वर्ड आता है इंटीग्रेट. इंटीग्रेट का मतलब क्या है? इंटीग्रेट इंग्लिश में है ना, स्टार्टिंग में है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर चीजों को ठीक है. तो चीजों को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे देखते हैं. सो ये हमारा फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं. I is the integration of function. तो उसको लिखने का ये तरीका. इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. कैसे पढ़ेंगे ध्यान दो. इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, f of x dx पढ़ेंगे कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, मतलब x के रिलेशन में हमारा जो फंक्शन है उसका. अब है क्या ये देखिए. Suppose I have this, let us say I have a rod. एक एग्जांपल लेते हैं समझ लीजिए. एक रॉड है प्लीज. इसके अंदर मुझे मॉलिक्यूल्स कितने ये काउंट कर. तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 10 15 20 25. लेट अस से हर एक मॉलिक्यूल का मास है, मुझे रॉड का मास निकालना है. हर एक मॉलिक्यूल का मास है ना, रॉड का मास निकालना है. तो मेरे पास अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो मास कितना आएगा 100. लेकिन ऑब्वियसली आप सोचिए कि इस रॉड में क्या 100 मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे. एज गुड एज इनफाइनाइट. इट्स अ रियली लार्ज नंबर. ऐसे केस में भी दो इंटीग्रेशन. देन वी हैव इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट सम. इंटीग्रेशन इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और उन सारी चीजों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है. बट दैट एडिशन विल बी, ठीक है. एक और होता है सिंपल प्लस, दिस इज कॉल्ड सम, दो नंबर्स का. दूसरा होता है समेशन. समेशन कहां लगाते हैं, जहां पर मेरे पास बहुत सारी टर्म्स है, बहुत सारी चीजें हैं. लेट अस से इस क्लासरूम के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सम करें, तो दैट विल बी समेशन. इस इंदिरा नगर में रहने वाले जितने भी जेंट्स है या मेल पर्सन है उनका टोटल कर, तो दैट विल बी समेशन. 1000 2000 10,000 कुछ तो होंगे नंबर, बट यू कैन काउंट है. आप वहां पर काउंट कर सकते हो. ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है, इट विल बी डिफिकल्ट बट स्टिल यू कैन काउंट. सो वहां पर हम लोग लगाते हैं समेशन, जहां पर हमें पता है कि कितनी चीजें ऐड करनी है. ठीक है. अब यहाँ पर इस रॉड को अगर मैं तोड़ूं ऐसे, दो हिस्से में तोड़ दूं, तो मुझे कितने दो ऑब्जेक्ट्स मिल गए. ये एक ऑब्जेक्ट मिल गए, दोनों की लेंथ को ऐड कर दूं, टोटल लेंथ मिल गई. अगर मैं इसकी 4 टुकड़े कर दूं, मतलब मैंने लेंथ जो है उसको छोटा किया, तो नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं. वी विल कॉल दिस ईच पार्ट एज एलिमेंट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये दूसरा है. तो इफ आई फर्दर रिड्यूस द साइज ऑफ एलिमेंट्स, मैंने लेंथ ऑफ एलिमेंट छोटी कर दी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो रहा है, मैं लेंथ ऑफ एलिमेंट को और छोटा कर दूं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए. ये टुकड़े देखिए मैं काटते जा रहा हूं. ठीक है, एक रॉड ले लो लंबा, उसको काटते चलो छोटे छोटे. कितने टुकड़े आप कर सकते हो,
जितने काटते जाओगे उतने टुकड़े बढ़ते जाएंगे, उतनी लेंथ छोटी होती जाएगी। So as this length dx, let us call this length as dx. As this length dx tends to 0, मतलब आप उस लेंथ को छोटा 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 करते हैं, इसका मतलब ये होता है लेंथ dx tends to 0, मतलब लेंथ को छोटा 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 करते जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। एक इक्वेशन आ जाएगी इसके हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे, और उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स को वापस से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इसका लेंथ मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या है हमारे पास, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, और उनको क्या करना है, ऐड करना है, बट वी डोंट नो कितने टर्म्स, so that is integration। यहाँ पर लास्ट टर्म n है, यहाँ पर इंटीग्रेशन में हमारे पास कितने टर्म्स है, तो वी हैव फंक्शन, वी हैव फंक्शन, और उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो बताया वो लेंथ फंक्शन, dx was function of length, है ना। जब हम इसको यूज करेंगे तब आपको सो दिस इज वन मीनिंग। इंटीग्रेशन का पहला मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का पहला मीनिंग, इंटीग्रेशन इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, बहुत सारी चीजें हैं, इनफाइनाइट चीजें हैं, उनको ऐड करना, तो दैट इज इंटीग्रेशन। इस रूम के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स, उसका मुझे टोटल मास निकालना है, तो मैं हर एक मॉलिक्यूल को लेकर इंटीग्रेट करूंगा, है ना, क्योंकि मैं काउंट नहीं कर सकता कितने मॉलिक्यूल्स है, तो काउंटेबल बट काउंट नहीं कर सकता, तो वी डू दिस इंटीग्रेशन इन दिस केस। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, जोड़ना, मतलब वी हैव टू डू सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। देयर इज वन मोर मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन, दिस इज माय फंक्शन, दिस इज x, this is y, this is x, y को हम लोग f of x, suppose function looks something like this, ऐसा कुछ का फंक्शन है, ठीक है, और let us say these are the limits a b, sorry, these are the endpoints a and b, और हमें क्या करना है, a और b के बीच में ये जो फंक्शन है इसका एरिया निकालना है, ये जो एरिया है ये निकालना है। हाँ, लेट अस से कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज माय फंक्शन, कौन सा, ये, और इस फंक्शन और इस x एक्सिस में और b के बीच में ये जो एरिया बनता है, मुझे वो एरिया फाइंड करना है, तो वी कैन फाइंड दिस एरिया। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ दिस ग्राफ that will be equal to integration of this function, ये कौन सा फंक्शन है, f of x, with respect to what, with respect to x, x के साथ चेंज होता है, between the limits a and b, between the limits a and b। तो इस तरह से क्या लिखा है मैंने, पढ़ो तो इसको, एरिया ऑफ फंक्शन f of x with respect to x between the limits a। अभी कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। नाउ थिंक ऑफ दिस, ये मेरा जो एरिया है उसको मैं छोटे छोटे पट्टियों में काट, स्ट्रिप्स में, सपोज ये मेरा एक पेपर है, पेपर को ऐसे काटना, ऐसे, तो हमारी छोटी छोटी पट्टियां बनी। ठीक है, सो लेट अस मेक दैट स्ट्रिप्स हियर, डायग्राम में बना। हाँ, ये चीज को मैं प्रूफ कर रहा हूँ या समझ लो, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहां से है। सो लेट अस इमेजिन दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिप, this will be my second strip, this will be my third strip, this will be my fourth strip, and so on। तो ऐसे कितने स्ट्रिप्स बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, जितनी बड़ी स्ट्रिप होगी उतनी कम नंबर ऑफ, जितनी पतली स्ट्रिप बनाएंगे उतनी ज्यादा बनती जाएगी। एंड लेट अस से the thickness of one such strip is dx, थिकनेस कितना है, dx, और इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये जो हाइट आएगी, दैट हाइट इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब फंक्शन ऑफ x है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये थिकनेस dx है। अगर मैं ये y कोऑर्डिनेट को लेंथ कंसीडर करूं, ये x कोऑर्डिनेट को ब्रेड्थ कंसीडर करूं, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होगा,
तो लेट अस से दिस स्मॉल एरिया डीए, छोटा सा एरिया ये वाला इस स्ट्रिप का, so that will be length which is f of x, है ना, मतलब कि y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय x कोऑर्डिनेट, x क्या है dx है, थिकनेस इज dx, लेंथ इज f of x, सो ये हो गया मेरा एरिया। तो ऐसे कितने स्टेप है, अगर मैं if dx tends to 0 इसको मैं छोटा कर देता हूं, so you will notice that this becomes a rectangle, अगर इतना बड़ा लेते तो ये रेक्टेंगल नहीं है ऑब्वियसली, छोटा करते चलो तो ये रेक्टेंगल के क्लोज आते हैं, the shape becomes close to rectangle, ठीक है, जितना इसको छोटा करोगे this curve line becomes straight and straight and straight, देखो यहाँ पर ये ऐसी कर्व है, यहाँ पर ये स्ट्रेट हो गई, इसको और कितना कर दूं, देखो मच थिनर लाइन और पतला स्ट्रिप सोचो, तो ये छोटा हो गया, इसमें ये जो चेंज था, ये चेंज इसमें इतना बड़ा चेंज था, इसमें बहुत छोटा हो गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उस f of x की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस एज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ, और ये हो गया, अगर dx छोटा कर दोगे तो यू विल गेट इनफाइनाइट टर्म्स, और फिर उसको जोड़ना है मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, एंड दैट विल बी टोटल एरिया, क्योंकि ये सारी स्ट्रिप का एरिया में जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, पूरा एरिया मिलेगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। तो इससे मैंने ये चीज एक्चुअली क्लियर की, दिस इज कहां से कहां तक लेना है, तो a से b तक लेना है, तो दीज आर द लिमिट्स, जब हम लोग लिमिट्स लेते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट एरिया मिलता है, अगर मैंने लिमिट्स नहीं लिया तो क्या मिलेगा, ये फंक्शन तो इसके आगे भी जा रहा है, इसके पीछे भी जा रहा है, तो मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, आई विल गेट सम काइंड ऑफ फंक्शन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो जब एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है वी कॉल दिस एज डेफिनाइट इंटीग्रल, क्या बोलेंगे इसे, मतलब आपको एक वैल्यू एरिया मिलेगा, लेट अस से 25 मीटर स्क्वायर, तो दैट इज डेफिनेट, आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दी, अगर मेरे पास लिमिट्स नहीं है तो जो इंटीग्रेशन होता है ये वाला, कहां लिखा मैंने, लेट अस से नाम इंटीग्रेशन f of x dx, I don't have limits, मेरे पास लिमिट्स नहीं है, so this is indefinite इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन जिसको करते हैं, तो जहां पर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एरिया कितना है पता नहीं, तो वो क्या हो गया इंडेफिनिट, अगर लिमिट्स पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, तो दैट बिकम्स डेफिनिट, ठीक है, बट व्हाट इज इंटीग्रेशन इन जनरल, क्या मीनिंग समझा इंटीग्रेशन का, इट इज एरिया ऑफ द फंक्शन अंडर द ग्राफ, जो भी है between the limits, अगर लिमिट्स दिया है, नहीं दिया तो एनीवेज स्टिल यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन, बट उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन का आइडिया, व्हाट इज इंटीग्रेशन, क्या है इंटीग्रेशन, इट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स और इट इज एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन इज, यहाँ लिखो, यहाँ पर इसका मीनिंग इंटीग्रेशन, ये नोटबुक में लिखो, इफ इनफाइनाइट सम और एरिया ऑफ फंक्शन अंडर इट्स ग्राफ, अंडर इट्स ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ फंक्शन अंडर इट्स ग्राफ, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, वन थिंग आपके बुक में भी शायद से लिखा है, देखो इट इज देयर ऑन पेज नंबर 27, देखो है ये चीज बताया हम लोग, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, तो पैराग्राफ आज घर पे पढ़ना है, आपका फोन जो है ना, जो अरे मैम 755 आपको आप तो ठीक है ना, तो पहले इन्फॉर्म कर, फोन आप बाहर सबमिट कर देता हूँ, और बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हो, और एक बार पेरेंट्स को मुझसे मिलने भेजो, ठीक है, नेक्स्ट वीक।
तो ये हो गया इंटीग्रेशन का मीनिंग ना, ये तो मीनिंग समझ गया आपने। अब इसे फिजिक्स में ऐसे तो मीनिंग इंपॉर्टेंट है बट उसके ज्यादा कोई टेंशन नहीं। अब अपने लिए काम का क्या है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं मैं नहीं बताने वाला हूँ, वो मैथ्स का है। फॉर्मूले एक दो मैं बता दूंगा सिंपल सिंपल, बाकी मैथ्स में डिराइव करेंगे। फॉर्मूलों का यूज कैसे करना वो होना चाहिए। अपना काम क्या है, फॉर्मूले उठाना, उसका यूज करना। ठीक है, तो पहले तो सिंपल फॉर्मूला से शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक और खास बात है इंटीग्रेशन की। क्या खास बात है? इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन मतलब क्या? लेट मी गिव यू एग्जांपल। 2 into 3 is 6. 6 divided by 3 is 2. So multiplication and division are inverse operation. Multiplication and division are inverse operation. मतलब मैं किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूं और फिर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे वही नंबर मिलता है। So this is inverse operation. इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का कर दूं, बाद में मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं तो मुझे वही फंक्शन मिलता है। तो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स ऑपरेशन। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या है, एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है। चलो इसके फॉर्मूले लिखते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x का इंटीग्रेशन, तो इट इज x स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर मैंने लिमिट्स नहीं लिखा है, जहां पर भी लिमिट्स नहीं होगा आपके आंसर के साथ कुछ अननोन कांस्टेंट्स आएंगे। सो प्लस किया है, ये प्लस की एक कांस्टेंट है जो हमको नहीं पता होगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस डायरेक्टली, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है वो हम लोग पढ़ेंगे कभी फ्यूचर। तो हर जगह प्लस ही आना है तो मैं हर बार में लिख रहा हूं प्लस। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं है। सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आता है kx प्लस c प्लस कांस्टेंट है। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन आता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, जो पहले ही देखा आपको। मैंने आपको क्या मतलब कि इंटीग्रेशन होता है, इट इज इनवर्स ऑफ n, इनवर्स ऑफ x। तो मुझे बताओ sin x का डेरिवेटिव क्या है? तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin प्लस कुछ तो कांस्टेंट आएगा, अरे का कांस्टेंट है प्लस लेंगे। ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस x। तो sin x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos इनवर्स ऑपरेशन। log x का डेरिवेटिव क्या है? तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या है? है ना, दोनों का रिलेशन e raised to x लिख करके e raised to x का डेरिवेटिव क्या था? तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या है? e raised to x क्या है? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों को लगा बस sin cos x ओके बाकी कौन सा है? ठीक है, खत्म, इतना ही फॉर्मूला। एग्जांपल करते हैं, x को वाला एग्जांपल है। पहला बेटा x स्क्वायर x क्या है? x रेज़ टू 8 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 8 dx, ये फाइंड करना है।
कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला मैच करना है, पावर कितना है 8, n की जगह निकालो, ये फॉर्मूला है, तो दिस विल बी x रेज़ टू 8 + 1 अपॉन प्लस c हमेशा रहेगा, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू 9 अपॉन 9 प्लस सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों आता है ये आपको पूछना, हर जगह में कांस्टेंट लिखा है, हर जगह प्लस प्लस अननोन कांस्टेंट, अननोन है पता नहीं क्यों लिखते हैं, ये सोचो। आंसर कहां पर छुपा है, यहां पर छुपा हुआ है। डेरिवेटिव cos का sin, sin का डेरिवेटिव cos, मतलब कि इनवर्स ऑपरेशन, इंटीग्रेशन करना तो उल्टा हो रहा है, तो वही पर फिलिंग्स का आंसर छुपा हुआ है। क्या आंसर है इसका, वो ढूंढना है। why we get plus c at the answer, why we do integration, why do we get this into c, ये आपको देखना है, ठीक है। इट्स अ मिस्ट्री, आपको सॉल्व करनी कितना भी टाइम लगा सकते हो, रिजल्ट के एंड में बताओ, ट्वेल्थ के एंड में बताओ, कभी भी बताओ, मैं आपको ये आंसर नहीं दूंगा सी क्यों आता है, बट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। गूगल भी कर सकते हो, कुछ भी करो, ठीक है। एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में दूंगा, x स्क्वायर को मैं नहीं ले रहा हूं, सिंपल बात कर लो, x प्लस sin x कर, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस sin x dx। क्या करेंगे, डेरिवेटिव में ऐसा अगर होता था तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट डेरिवेटिव, यहां पे करेंगे सेपरेट लिखेंगे, क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन को सेपरेट लिखते वक्त क्या याद रखना है, ये फंक्शन इंटीग्रेशन का साइन dx, ये फंक्शन इंटीग्रेशन का साइन dx, क्या हमेशा आ रहा है इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अब क्या करें, x का फॉर्मूला है क्या, तो दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2, sin x का फॉर्मूला है क्या, प्लस c हमेशा है, प्लस है आपको प्लस c, वही तो मैंने बताया ना, वही तो आपको प्लस c थी। एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ वो वही एग्जाम में कर रहा हूँ, उसमें लिमिट्स कैसे यूज करना है, लिमिट्स कितना है 0 से 5, 0 से 5, इधर लिमिट्स, एंगल आपको पढ़ाया क्या मैथ्स में, डिग्री रेडियन, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। चलो यहाँ देखना सभी लोग, दिस इंटीग्रेशन इज डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ तक जो भी किए थे ये सारे इंडेफिनेट थे, कहीं लिमिट्स नहीं, लिमिट्स नहीं थी तो हमने प्लस सी लिखा था, जहां लिमिट्स होगी प्लस सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिमिट्स नहीं है मतलब हमारे पास डेफिनेट आंसर, तो कुछ भी अननोन नहीं, क्या यहाँ पर कुछ नोट करें, कैसे करना है, साइन का इंटीग्रेशन बताओ, क्या फॉर्मूला है, माइनस cos x, स्क्वायर ब्रैकेट देना है फाइनल आंसर को, लिमिट्स लिखना है 0 से पहले, ये हो गया पहला स्टेप, आंसर लिखा, लिमिट्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, माइनस इन बाहर ही रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x की जगह डाल दो तो cos pi by 2 माइनस लोअर लिमिट, ये स्टेप्स है, मैं स्टेप्स बता रहा हूं कैसे करते हैं, ठीक है। तो माइनस cos pi by 2 कितना, cos 90 कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 cos 0 is 1, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस, लुक एट द आंसर, यहाँ पर आंसर देखो, यहाँ आंसर देखो, यू गेट एग्जैक्ट नंबर एज आंसर जब आपके पास लिमिट्स, जब लिमिट्स नहीं है यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आंसर, फंक्शन नहीं है, अच्छा सॉरी
माइनस। हाँ कैसे किया वापस से बता रहा हूँ ध्यान से। साइन एक्स है, इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला है अपने पास क्या है माइनस कॉस एक्स। आंसर लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट में दो, लिमिट लिख दो, ठीक है। अगली स्टेप होती है अपर लिमिट माइनस लोअर। अपर लिमिट डाला मतलब जिधर एक्स है उधर डाला, जिधर एक्स है उधर जीरो डाला, और उसको ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, दिस माइनस दिस, मतलब ये माइनस cos का इक्वल टू 0, ये अपने को वैल्यूज पता है। cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, 0 minus 1 is minus 1, minus minus plus, ऐसे कर सिंपल लिखते चलो। हो गया बता, मेरे को इसको पता नहीं, ठीक है। एंड करते हैं, बाकी चीजें आप करो घर पे प्रैक्टिस, सही लगता है।